चलो इधर देखना, डिटर्मिनेंट कर रहे थे ना हम लोग। डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था, डिटर्मिनेंट किसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और डिटर्मिनेंट के एक बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के लोग एक्सपेंड करें, ठीक है, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये पहला चीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज का डील करते हैं, ठीक है। जैसे में सबसे पहला प्रॉपर्टी बातचीत कर लेते हैं, माइनर और कोफैक्टर क्या है देख लेते हैं जरा क्या है, ठीक है। यहाँ देखो, माइनर एंड कोफैक्टर ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है। ऑलरेडी हम इस पर काम कर चुके हैं। माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या, बस उसका टर्म बाकी है। यहाँ देखो, यहाँ देखना बाबू, मान लो कि 3x3 का हम कोई जो डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए। हम चाहते हैं किसी भी मतलब कि रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड करना, समझ रहा है ना। तो जब एक्सपेंड कर रहा है तो यहाँ तक क्या लिख रहा है, मान लो ऐसे लिख रहा है 1 into 5 8 6 9, ये छोटा सा डिटर्मिनेंट बना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर। क्या है ये, माइनर। ये क्या है, माइनर। कोई दिक्कत, माइनर का मतलब छोटा डिटर्मिनेंट। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, -2 into 4 7 6 9, ये भी क्या है तुम्हारा, माइनर। ये जो पार्ट आ रहा है ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर बोलेंगे। और सुन रहा है, कोई दिक्कत। यानी कि कोई बोलेगा कि 1 का माइनर बताओ तो क्या बोलोगे, 5 8 6 9। 2 का माइनर बताओ तो 4 7 6 9। 3 का 4 7 5 8। 4 का 2 8 3 9। 6 का क्या होगा, 6 का ये छोड़ दो, इधर छोड़ दो, 1 7 2 8, ठीक है। 7 का 2 5 3 6। 8 का 1 4 3 6। 9 का 1 4 2 5। बस समझ में आ गया माइनर क्या है। तो माइनर जो छोटे जो डिटर्मिनेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइनर। समझ में आ गया। अच्छा, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर माइनर विथ साइन, माइनर विथ साइन, उसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। अरे साइन डिसाइड किए थे ना, 1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। जैसे में 2 का हम बोले को माइनर क्या होगा, तो तुम बोले सर माइनर इसका होगा 4 7 6 9। पूछेंगे कोफैक्टर क्या होगा, तो इसका साइन कैसा है, माइनस, इसके आगे माइनस लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। और समझ आ गया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ पर, यहाँ देखो, अगर यहाँ पर 1 1 है, ये जो पोजीशन है किसका है, A11 है, ठीक है। तो A11 का जो माइनर होता है, ठीक है, A11 का जो माइनर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं M11 से। अगर A12 का माइनर लिख रहे हो तो माइनर का वैल्यू क्या होगा, M12। कोई दिक्कत। A23 का माइनर M23। अब कोफैक्टर का जब बात करेंगे, यहाँ देखो, कोफैक्टर का बात करेंगे, C11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1 और साथ में हो जाएगा M11। कोफैक्टर को क्या चाहिए, साइन चाहिए, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब पॉजिटिव निगेटिव हमको पता कैसे चलता था, -1 पर जब जोड़ करके ये रख देते थे, I + J को जोड़ करके -1 पर रखते थे, इवन रहा, I + J इवन रहा तो पॉजिटिव, और रहा तो निगेटिव। बात समझ आ रहा है ना। तो -1 के पावर 1 + 1 M11 हो जाएगा। अच्छा, C12 पूछ दिया, -1 के पावर 1 + 2 M12। C23 पूछ दिया, 2 + 3, अब बताइए 2 + 3 निगेटिव होगा, इसका साइन माइनस ही आ जाएगा। समझ आ गया माइनर कोफैक्टर, यही था माइनर और कोफैक्टर, खत्म हो गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा, एक और चीज जरा सीखते हैं। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही चीज पढ़े हैं। बात समझना, यहाँ देखो,
मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3, 2 क्रॉस 3 का 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट अभी कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 माइनस 6 यानी कि -4। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ तो भ्रम तो निकल गया होगा ना कि कभी कभी क्या होता है शुरुआत में डिटर्मिनेंट का जो है सेंस, ये जो साइन देखते हैं तो बैठ जाता है कि मॉडुलस, तो मॉडुलस का क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा होगा निगेटिव आने पर, लेकिन दिमाग में ये बैठा लेना कि मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ रहे ना, ये नहीं कि डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर कभी गलती से भी जो चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें इसको मॉडुलस से मत पढ़ो, इसको क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सुना रहा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैट्रिक्स में हम लोग ये पढ़े थे किसी भी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 9 6। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो 48 माइनस 9 छके 54, कितना आ गया, हाँ, ओ हो 34 18, 34 18 माइनस 56, ठीक है, 9 छके 54, हाँ, तो 18 माइनस 54 कितना हो जाएगा, -36। समझ में आ रहा है? कितना टाइम्स हो गया जरा देखो तो, 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 9 टाइम्स हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या हो गया, 9 टाइम्स, ठीक है, हाँ, ये कितना हो गया, -4 इंटू क्या, -4 इंटू 9 आया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट 3 ए इक्वल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है, 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से इसका एक प्रॉपर्टी सीखते हैं, जरा देखना इधर, इधर देखना, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना यहीं से आता है, क्या है, मैट्रिक्स में अगर आप किसी से मल्टीप्लाई किए तो सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जा करके या तो किसी रो में मल्टीप्लाई होगा नहीं तो किसी कॉलम में। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ देखो, कहने का मतलब है ये मैट्रिक्स था, तुमने 3a लिखा तो ऐसे लिखा, अगर यही कोई डिटर्मिनेंट रहता x इक्वल टू, यहाँ देखो 1 2 3 2, और तुम इसमें मल्टीप्लाई करते 3x, या तो तुम किसी एक रो में कर सकते हो नहीं तो कॉलम में, यानी कि क्या हो सकता है 3 6 3 2 ऐसी रह जाएगा, क्या किए इसमें मल्टीप्लाई किए सिर्फ, या फिर 1 2 9 6 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, या फिर कॉलम में कर दो 9, या फिर 1 3 बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? पहला बेसिक डिफरेंस पता चला है, हाँ, निकाल के देख लो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 18 कितना, 6 माइनस 18, 6 माइनस 18, 6 माइनस 18, समझ आ रहा है? तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में सबसे पहला डिफरेंस यही पता चला कि मैट्रिक्स में कोई एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा, या तो किसी एक रो में नहीं तो किसी एक कॉलम में जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारी मर्जी है तुम उसको किस में जाकर के मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तुम फ्री हो।
वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, बस जितना टाइम्स था, जैसे मैं पहले निकाल रहा था कितना आ रहा था 2 - 6 कितना आ रहा था -4, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आने लगा -12 आने लगा। बस सुना रहा ना, 3 से मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया, समझ में आ रहा है ये। अच्छा, लेकिन हम लोग अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अब जरा इस चीजें समझ में आ जाएंगी, जरा देखो हो क्या रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, समझने का चीज है, गड़बड़ दिमाग में है। यहां देखो, जैसे वहां पर क्या था, हम ए कोई मैट्रिक्स लिए थे, यहां देखो ए हम कोई मैट्रिक्स लिए थे 1 2 3 2, इससे हम डिटर्मिनेंट ए निकाले, ठीक है 1 3 2 2 आ गया था -4, कोई दिक्कत नहीं था। अब हम नया मैट्रिक्स बनाए 3a, तो ये क्या हो गया देखना इधर 3 6 9 6, ये सब में मल्टीप्लाई हो गया, मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई हो गया। जब इसको आगे जब डिटर्मिनेंट की ओर बढ़ाएंगे 3 6 9 6, बस समझ में आ रहा है। अब देखना मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई किए थे एक नंबर को तो सब में मल्टीप्लाई हो गया वो, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में आए और यहां से हम कॉमन लेना जब शुरू करेंगे तो कितना बार कॉमन ले सकते हैं 3 को 2 बार, एक बार इस रो से कॉलम कर सकते हैं और दूसरी बार इस रो से, या फिर इसको इस कॉलम से बाहर निकाल सकते हैं और दूसरी बार इस कॉलम से, बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। मैट्रिक्स में नंबर एक बार मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन डिटर्मिनेंट में उसको हम कितना बार बाहर कर सकते हैं, जितना उसका ऑर्डर है उतना बार बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था तो 2 बार बाहर कर दिए, 3 क्रॉस 3 का रहता तो 3 बार बाहर करते, 4 क्रॉस 4 का रहता तो 4 बार बाहर करते, बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। n क्रॉस n का रहेगा तो n बार बाहर करेंगे। इसी पर अब जो है ना, अब थप्पड़ खाओगे तुम, पढ़ करके आ रहे हो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहता है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा देखना जरा, 3 यहां से बाहर आएगा और फिर 3 यहां से बाहर आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3 3 3 3 जा 9, और ये क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 3 2 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपना जो भी आया था -4 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है। अब इसी को फॉर्मूला अगर बना दें, देखना इधर याद रखना, यहीं से फॉर्मूला बन रहा है, अगर इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ए क्या है मेरा मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, यानी कि a इक्वल्स टू aij n क्रॉस n, ठीक है। तो इसका कुछ अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जरा देखना, अब हम ये बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, देन k इक्वल्स टू k इंटू ए आई जे n क्रॉस n ऑर्डर का होगा, कोई दिक्कत। फिर यहां से क्या होगा, ये यहां देखो डिटर्मिनेंट चेंज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ k इक्वल्स टू कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये n क्रॉस n का, तो ये k अब कितना बार कॉमन होगा n बार ना, तो k बाहर आएगा तो k टू द पावर n, अब बचेगा क्या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, समझ आ गया, कोई दिक्कत। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ k इक्वल्स टू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
ठीक है, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन, if determinant of a equals to 3 and a has order 5 cross 5, a has order 5 cross 5, then determinant of 2a equals to what? Determinant of 2a equals to what? ना 96 हो जाएगा, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है? 5 क्रॉस 5 है, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 बार वो बाहर आएगा, यानी कि 2 के पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिए हुए हैं? 3, 96 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन तो बना दिया होगा, इक्वेशन टाइप का जो है, जब देख लेते हैं। समझ में आ गया ये? चलो यहां देखना, देखना जरा इधर, ये लोग बनाए थे x स्क्वायर 0 3 x 2 1 1 1 4 इक्वल्स टू 28। ठीक है, x का वैल्यू निकालना था, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, किसके लोग किए थे? फर्स्ट कॉलम, नहीं तो या फिर सेकेंड रो के लो। फर्स्ट कॉलम के कर देते हैं। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर इंटू 2 1 1 4, 0 तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा +3 इंटू एक्स 2 1 1 इक्वल्स टू 28। एक्स स्क्वायर इंटू 4 2 जा 8 माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 28। 8 माइनस 1 कितना? 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 28। कितना हो जाएगा ये? 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 31 इक्वल्स टू 0। 2834 आएगा, 34 आएगा। ठीक है, तो 14 और 17 टूट जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 17x माइनस 34 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा? 7x कॉमन, x माइनस 2, 17 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इंटू 7x प्लस 17 इक्वल टू 0। सोल्व कर दो तो x का वैल्यू 2 या फिर x का वैल्यू -17/7। क्लियर है? चलो समझ में आया? कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला भी था, वो सब बनाए थे थोड़ा। एक तो ऐसे दिया है, ये लोग इसे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस
1 हो जाएगा। अच्छा, एक कॉस 15 डिग्री कॉस इंटू साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? कॉस 15 इंटू कॉस 75, ठीक है, माइनस साइन 15 इंटू साइन 75, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस 15 प्लस 75 यानी कि कॉस 90, और कॉस 90 बोले तो 0। बस सुना रहा है। फिर इधर एक कॉम्प्लेक्स वाला भी देख लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी और ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। यहाँ देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस माइनस सी प्लस आयोटा डी इंटू माइनस सी प्लस, ये ना होगा। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होकर के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस को प्लस कर देगा। माइनस यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, ठीक है। नहीं तो एक काम करो ना, एक काम करो, नहीं तो यहाँ से क्या करो, माइनस को कॉमन करके इसको दे दो, तो प्लस हो जाएगा। तो सी प्लस आयोटा डी, ये हो जाएगा क्या, सी माइनस आयोटा डी। तो ये भी उसी तरह से हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम से वाला बन गया था क्वेश्चन जो, हाँ एग्जाम्पल 15/2, और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला था। तो लॉग पढ़वे नहीं क्यों, तो बनेगा कहाँ से तुमसे, हैं? जहाँ पर पढ़ाई हो रहा है उसमें आना नहीं है। चलो यहाँ देखो लॉग वाला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया इसने log 3 बेस पर 512, log 4 बेस पर 3, log 3 बेस पर 8 और log 4 बेस पर 9, ठीक है। ध्यान देखना क्या होगा ये। सबसे पहले हम बताएं कि लॉगरिथम में जब भी बड़ा बड़ा नंबर है, देखो कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया करो, पता तो चलेगा कि किस नंबर का पावर है ये। तो क्या हो जाएगा, log 3 बेस पर 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर log, यहाँ पर देखो 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा log 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यही ना है। अच्छा, अब हम लोग ये पढ़ें कि अगर यहाँ का जो नंबर पर पावर है तो आगे मल्टीप्लाई होगा, और इस पर अगर पावर है तो आगे में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर तो पावर 1 है तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, log 9 हो जाएगा, 9 log 3 बेस पर 2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा, 1/2 2 बेस पर 3। यहाँ पे जब बात करेंगे log 3 बेस पर 2, और यहाँ पे जब बात करेंगे तो 2/2 होगा, और log, कोई दिक्कत यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब चेंज इस फॉर्मूला का अगर हम यूज करें, ठीक है, यानी कि इसको लिखना चाहें तो 1/v लिख सकते हैं, और सुना रहे हैं ना,
चेंज फॉर्मूला क्या बोलता है, लॉग ए बेस पर बी इक्वल्स टू 1 बाई, यही ना है। इसको हम चेंज करके किसी एक में कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इधर आप डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट करो मल्टीप्लाई। यहाँ देखो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 log 3 बेस पर 2, 2 बेस पर 3 माइनस 1/2 log 2 बेस पर 3 इंटू 3 log 3 बेस पर 2। तब ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 1 हो गया, ये भी मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। क्या बचा, 9 माइनस 3/2 ना, सोल्व होकर के 15/2। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, लॉगरिथम आ गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप देखे होंगे, NCR ये सब भी आया होगा, 5C0 ये सब करके आएगा क्वेश्चन। अच्छा, आगे में आएगा इधर डिफरेंशिएशन का सॉरी इसका डिटर्मिनेंट का खासियत यह है कि इसमें हम जितना भी आप पढ़ाई किए हुए हो उसका टफ सवाल को हम इसमें फ्रेम कर सकते हैं। सिंपल में नहीं, बस ऐसे लिख करके दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सब मिक्स करके एकदम डिटर्मिनेंट दे दो और उसके बाद आप बनाते रहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री में इतना हम लोग जो टफ जो है ट्रिग्नोमेट्री का एंटिटीज पढ़े, वहाँ से कोई एक एंटिटीज को उठाएं, ठीक है, यहाँ पर रख दिए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहीं पर लिखे, अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, मान लो कि यहाँ पर कोई एक टफ आइडेंटिटी डाल दिए और आगे क्या लिख दिए, एफ थीटा। अब बोलेंगे कि एफ पाई/3 का वैल्यू निकालो, पाई/3 का, यानी कि हर जगह तुम थीटा का वैल्यू कितना रखोगे, पाई/3, फिर इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे। समझ आ रहा है। तो ऐसे ऐसे कर करके बहुत टफ क्वेश्चन जो इस पर सेट किए जाते हैं। आपको डिटर्मिनेंट देखने के साथ आइडिया लगना चाहिए कि हाँ कौन कौन सा प्रॉपर्टीज इसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। समझ आ गया। तभी तक हम लोग दो प्रॉपर्टीज इसका पढ़ चुके हैं। पहला कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके किसी भी रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो वहाँ से हमको ये आइडिया लगा कि अगर एक्सपेंड करने का जरूरत पड़ेगा तो किसके लोग एक्सपेंड करेंगे, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा क्या हो, 0 हो। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये पता चला, ठीक है, अगर मैट्रिक्स में हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब उसी मल्टीप्लाई किए हुआ मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट की नज़र से देखेंगे तो हर एक रो में से वही नंबर बार बार कॉमन होकर के आएगा। अगर ऑर्डर n क्रॉस n का है, ठीक है, अब मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, तो n बार वो बाहर आएगा, ठीक है। कितना मजा आ रहा है भानु सोने में, खड़ा हो जाओ। चलो इधर देखो, किसको सिखा रहा है कि नहीं नींद आ रहा। चलो हाँ लगे रहा है ना सुबह से। नसीली आंखें, तब इसका नाम तब भोपाली से तब चेंज करो, इसका गंजेड़ी नाम रखो तब। गांजा वांजा मार ले रहा है क्या, एकदम भंगवाते रह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखना कुछ और प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं। कोफैक्टर हम लोग समझ चुके हैं, माइनर समझ चुके हैं, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मान लो कि मेरे पास एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है, याद रखना 1 2 3 0 -1 2 0 -3 -5। ये तो पता है कि हम इसको किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। तो जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, किसी भी रो या कॉलम का जो एलिमेंट है
उसको उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर के वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल रहा है। जैसे अगर कोई हमको बोलेगा कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेते हैं फर्स्ट कॉलम, तो 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -1, 0, 2 और -5 साइन के साथ ले रहे हैं, कोई दिक्कत। 0 के साथ क्या करेंगे, माइनस यहां पर लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। 2 0 ऐसे नहीं जा रहे हैं, फिर -3 प्लस माइनस माइनस -3 2 -1 3 2 साइन ले रहे हैं कि नहीं। और साइन जैसे ये सब माइनर है, अब माइनर के साथ हम क्या ले रहे हैं, साइन, यानी कि किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हम एलिमेंट के साथ, को फैक्टर को, कोई दिक्कत। यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो कब निकलता है, जब किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब अपना उसको सोल्व करते हैं, तो क्या आपको मिलता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलता है। ये चीज दिमाग में बैठ गया है, कोई दिक्कत। जैसे में इसका अगर बात किया जाए, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जरा देखना, 5 -0, ये तो 0 हो ही चुका है, -3 × 4 + 3 5 4 3 7 17 21 माइनस आया ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, जरा तुम लोग करो, कोई एक रो उठाओ, सब अलग अलग करेगा, ठीक है। जैसे आदर्श तुम क्या करेगा, फर्स्ट रो को उठाएगा, फर्स्ट रो लेगा, लेकिन फर्स्ट रो को लेगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट को लेगा, को फैक्टर जो है ना, को फैक्टर किसी दूसरे रो का लेगा। मान लो कि 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 के को फैक्टर को, क्या होगा, 2 - 1 3 2, बस समझ में आ गया। 2 को लेगा, एक रुक जाओ, 2 को लेगा तो किसको मल्टीप्लाई करेगा, मान लो कि -1 लिया है, तो -1 का क्या होगा, 2 0 3 -5। हम बोल रहे हैं कि जिस रो को तुम ले रहा है एलिमेंट, उसका कोफैक्टर नहीं लेना है, किसी दूसरे रो का कोफैक्टर लेना है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हाँ, अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसका कोफैक्टर लो, नहीं तो इसका कोफैक्टर लो, लेकिन एट ए टाइम मान लो कि अगर इसका लेना शुरू किए, अगर हम ये एलिमेंट चूज कर लिए तो 1 ऐसे लिखेगा, 1 × फिर 2 × कोफैक्टर, तो कोफैक्टर तुम इस रो का उठा लो, ठीक है, या फिर कोफैक्टर इस रो का उठा लो, समझ में आ गया, ठीक है। और भानु तुम क्या करो, तुम फर्स्ट कॉलम लो, अब कोफैक्टर किसी दूसरे कॉलम का ले लो, अब मल्टीप्लाई करके जरा देखो तो क्या आता है, करो। और तुम सेकंड रो को ले लो, सेकंड रो ले लो, कोफैक्टर कुछ और ले लो, सब अपना अलग अलग लेकर के करो। इधर देखो, क्या आया वैल्यू, इधर देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इधर हम बोलना ये चाह रहे हैं, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो A से रिप्रेजेंट करते हैं, बात सुना रहा है, माइनर को M से, ठीक है ना। याद रखना, जो बोलना चाह रहे हो काम नहीं कर रहे हो। डिटर्मिनेंट इसका कितना आया है, -16, डिटर्मिनेंट इसका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, -16। यहाँ देखो, देखना इधर, डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट लिए, कोई भी एलिमेंट लिए, A11 मतलब फर्स्ट रो को ले रहे हैं, तो इसके साथ इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, कोफैक्टर को या तो C से रिप्रेजेंट करो, नहीं तो A से रिप्रेजेंट करो, और सुना रहा है ना। तो मान लो कि अगर कोफैक्टर को लिखना चाहे तो हम A11 लिख सकते हैं, फिर A12, तो फिर A12, A13, तो फिर A13, अच्छा ना डिटर्मिनेंट निकल रहा है, जो एलिमेंट लिए उसका कोफैक्टर, जो एलिमेंट लिए उसका कोफैक्टर, कोई दिक्कत। तो इस तरह से करके हम 6 तरीका से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बोलें क्या होगा, यहाँ पे आएगा, क्या है ये, A21 A22, यहाँ देखो, फिर A22 A22, फिर A23, तो A23,
बात समझ में आ रहा है? A21। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से कोई निकालना चाहेगा तो क्या लिखेगा वो? A31। A31 सुना रहा है। फिर A32, तो A32 और यहां पर हो जाएगा A33। ऐसे नहीं निकलेगा। अब कॉलम से जाएगा तो किससे निकालेगा? यहाँ पे एक कॉलम वाला लिख देते हैं A11। A11 अच्छा, तो फिर A11 ही आएगा। फिर इसको अगर लिखिएगा तो A21, A21 फिर A31। इस तरह से 3 और तरीके बनेंगे। टोटल कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 6 तरीके से। कोई दिक्कत? 3 कॉलम है, 3 रो है, 6 तरीका से डिटरमिनेंट निकालिएगा। हर 6 तरीका में वैल्यू कितना आएगा? -16 आएगा। ये तो हम लोग पहले जान चुके हैं, क्योंकि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लोग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, दिमाग में बैठा हुआ। लेकिन हम बोले इस बार इधर हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट लिया है A11, A12, A13, लेकिन इसमें कोफैक्टर हम बोले कि अलग लो। कोफैक्टर मान लो कि हम इसका ले लेते हैं A21, A22 और A23। ठीक है, जरा देखना क्या होगा। ये तो 1 है, ठीक है, इंटू A21 इसका 2 0 3 और -5 होगा। 2 0 3 और -5, साथ में आएगा इसका साइन जो कि माइनस हो। साइन छोड़ दे रहा होगा तुम लोग, ठीक, तो इतना ठीक है। अच्छा, फिर इसका कोफैक्टर लेंगे -1 का। -1 का कोफैक्टर क्या बनेगा? 1 -3 3 और -5। कि पहले से हमारे पास है 2 और नहीं एलिमेंट, कोफैक्टर हम ले रहे हैं दूसरे का। एलिमेंट लिए हैं 2। अच्छा, क्या था? 1 -3 3 और -5। 1 -3 3 और -5, और ये तो पॉजिटिव ही रहता है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेंगे। आगे बात करते हैं। A13 कितना आएगा? 3। कोई दिक्कत? A13 कितना लिए? 3। अब A23 लिख रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, बोलो बाबू, क्योंकि कोफैक्टर इसका लेने वाले हैं, और ये क्या होता है? माइनस। तो 1 -3 2 और 0 होगा। अब सोल्व करो। -10 यानी कि +10 हो जाएगा, +2 इंटू -5 -9 तो +9 हो जाएगा, -3 तो 0, -6 तो यानी कि +6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो भानु। यहाँ पर -2 कैसे हो जाएगा? अरे यहाँ पर 2 है ना जी, तो 2 ही ना लिया, खाली क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट ले रहे हैं इसका, कोफैक्टर हम इसका ले रहे हैं, तो इसका कोफैक्टर कैसा होगा? पॉजिटिव ना। A22 2 2 4 इवन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा ये? 10। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर तुम किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट लोगे और कोई दूसरा रो या कॉलम का कोफैक्टर ले लेके मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। बस समझ में आ रहा है? ऐसा, हाँ, ऐसा इसलिए होने लगता है क्योंकि वो साइक्लिक बनाने लगता है। इसको जरा नंबर कर लिखते हैं तो पता चलेगा। देखना इधर देखना, मालूम लिखते हैं ABCDEFGHI, ठीक है। और बेटर रहेगा, नहीं तो ऐसे लिख लो, जो है तुम्हारा A11 A12 ऐसे ही लिख लो। जरा इसको करके देख लो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जरा सोल्व करते हैं, जरा देखना क्या होने वाला है। A11 A21 का क्या बनेगा? माइनस A12 A32 A13 A33 बनेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, A12
A22 का लिखो तो इसका साइन तो माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस लेकर के आएगा, तो पहले माइनस लगा देते हैं। फिर इसका लिखते हैं A11 A31, ठीक है, और A13 और A33, कोई दिक्कत? फिर क्या है यहाँ पर A13 है, समझ में आ रहा है, A13 और A23 यानी कि क्या होगा निगेटिव, तो इसको निगेटिव कर देते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा 23 इसका क्या बनेगा A11 A31 और A12, इसको जरा सोल्व करके देखो, तुमको साइक्लिक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। यहाँ देखो क्या बनेगा, ये माइनस A11, यहाँ देखना A12 A33 माइनस A13 A32, ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस A12 कौन सा, ये अरे इसका लिए है ना जी, हाँ और पॉजिटिव होगा A22, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस A12, यहाँ पर हो जाएगा A11 A33 माइनस A31 A13, ठीक है, फिर यहाँ पर होगा माइनस A13 और यहाँ पर हो जाएगा A11 A32 माइनस A12 A31। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है A11 आया है, अब देखो कि A11 और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा A11 A12 A33, यहाँ देखो माइनस A11 A12 A33, कटने लगेगा, सब कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं कि किसी भी रो या कॉलम का आप एलिमेंट ले लीजिए और किसी दूसरे रो या कॉलम का आप क्या उठाइए, कोफैक्टर उठा लीजिए और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो वैल्यू जो आएगा, डिटरमिनेंट नहीं, जो उसका वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये थ्योरम है, समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत, ये दिमाग में रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीन प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, तीन प्रॉपर्टीज हो गया ना, ठीक है। पहला था किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करो, वैल्यू सेम रहेगा। दूसरा ये आ गया कि अगर एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते उसका डिटरमिनेंट निकाल के टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है। तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा जो है इधर, चौथा इधर देखना, अगर हम कोई मैट्रिक्स है उससे हम डिटरमिनेंट बना रहे हैं, यहाँ देखो, इधर देखो बाबू, इधर कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 का ही बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हम लिखना चाहें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 आएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22, ठीक है, A31, यही ना होगा। और डिटरमिनेंट के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखना जरा,
अगर हम इसके अलोंग एक्सपेंड करें, मैट्रिक्स में रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो कुछ वैल्यू मिलेगा हमको। और इसमें जो है देखना, अगर इसको हम कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो सेम ही हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमको आज़ादी दे रहा है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग जो एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? तो यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए, वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम लोग जो है रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? और जब हमारे पास आज़ादी है कि रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने का, तो एक बार रो के अलोंग करेंगे, एक बार कॉलम के अलोंग, तो कॉलम के अलोंग अगर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो ट्रांसपोज कर देना लगेगा। समझ गए? ठीक है, समझ आ गया? यानी कि यहाँ से रिजल्ट मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। समझ आ गया? इसको जरा नोट करो। ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से हम लोग पूरा सवाल को उड़ाने का कोशिश करेंगे। यहां देखो, ये है अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, अगर डिटर्मिनेंट के दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे एक दूसरे से, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में जो है सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसका डिफरेंस आएगा? प्लस माइनस का। रीजन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा फील ले लीजिए उसका क्यों होगा। देखना इधर, सपोज करो इधर, यहां पर ये मेरा डिटर्मिनेंट है। अगर हम अभी नहीं, ये तो समझ आ गया ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहे फर्स्ट के लो, तो तुम क्या लिखेगा? सर A11 लिखेंगे, उसके साथ इसका हम ले लेंगे कोफैक्टर, फिर हम A12 लेंगे, फिर इसका कोफैक्टर A12, कोई दिक्कत? और फिर क्या लिखेंगे? A13, कोफैक्टर हो जाएगा मेरा A13। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, क्या कर देते हैं? इंटरचेंज। यहां देखना बाबू, इधर देखना, इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? देखना A21, अच्छा A11 क्या है थोड़ा सा लिख करके देख लो जरा इसका। A11 क्या होगा? A22, A32, A23 होगा। अच्छा A12 क्या होगा? एक मिनट A12, A21, A31, A23, ठीक है। A13 क्या होगा? A21, A31, A22। समझ आ रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं? इसी डिटर्मिनेंट को चेंज कर रहे हैं, किसी दो रो के कॉलम को एक्सचेंज कर रहे हैं। देखना इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A21, A22, ठीक है, और A23, और यहाँ पर आ जाएगा A11, A12, A13 और A31, A32, A33। समझ आ रहा है? अब फिर से बोल रहा है कोई कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट चेंज हो चुका है, पहले A था, अब इसको क्या नाम दे रहे हैं? डिटर्मिनेंट B। तो हम क्या बोल रहे हैं? निकालने के तो किसी के लोग निकाल सकते हैं, हम बोले कि सेकंड कॉलम के कौन निकालो, ताकि इसके जैसा मतलब दिखने का कुछ कोशिश करे। देखना A11 का कोफैक्टर क्या बनेगा इस केस में? यहाँ पर इसका कोफैक्टर क्या बनेगा? A22, A32 और A23, A33। कोफैक्टर तो वही रहा, सॉरी माइनर वही रहा, कोई दिक्कत? इसका भी माइनर वही रहेगा, डिफरेंस किसका आएगा? सिर्फ प्लस माइनस का,
क्योंकि जब यहाँ पर वो था तो उसका कोफैक्टर चल रहे थे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो गया माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत? तो सिर्फ साइन ही ना चेंज हुआ है, ठीक है। तो जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा था, मान लो अगर 5 आ रहा था वैल्यू, तो इस बार क्या आएगा -5। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनांट के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दें, ठीक है, तो सिर्फ जो है डिटर्मिनांट का साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर किसी डिटर्मिनांट में, इधर डिटर्मिनांट में 2 बार हम चेंज कर दें, वैल्यू सेम हो जाएगा। एक बार रो कर दें, एक बार कॉलम कर दें, सेम ही हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस देगा, इधर से माइनस करके बैलेंस कर देगा उसको, ठीक है। और 3 बार कहीं चेंजिंग कर दिए माइनस होगा, 4 बार करेंगे तो प्लस रहेगा। चाहे तुम रो को करो, कॉलम को करो, चाहे एक बार रो करो, चाहे एक बार कॉलम करो, ये चीज दिमाग में बैठ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक। ये 2 चीजें अभी हम लोग पहले पढ़े कि अगर किसी डिटर्मिनांट का हम लोग ट्रांसपोज निकाल करके डिटर्मिनांट निकालें, ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट दोनों सेम होता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मिला, अगर किसी डिटर्मिनांट के 2 रो या 2 कॉलम को एक्सचेंज कर दें, ठीक है, तो उसके साइन में सिर्फ डिफरेंस आता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। ये चीज क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा देखना, अगला है, ये भी अब जितना भी प्रॉपर्टी जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब क्वेश्चन में यूज होंगे, धड़ाधड़ एकदम यूज होगा। कि अगर किसी डिटर्मिनांट के 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो गए तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर किसी डिटर्मिनांट के 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर इक्वल हो गए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखना क्यों? मान लो कि हम डिटर्मिनांट लेते हैं a इक्वल्स टू a11, हटाओ ना, a b c x y z ले लीजिए। कोई दिक्कत? अच्छा, और अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर डिटर्मिनांट के 2 रो को एक्सचेंज कर दें, ठीक है, तो साइन में कितना का डिफरेंस आता है? माइनस का। कोई दिक्कत? तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो अगर जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनांट तो वही रह जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं, याद रखना आयुष, हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो डिटर्मिनांट का साइन क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल्स टू ए बी सी एक्स वाई जेड। रह तो वहीं गया, अच्छा रह वहीं गया, तो इसको क्या लिखेंगे? डिटर्मिनांट ऑफ ए। कोई दिक्कत? यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनांट ऑफ ए, ये इधर आ गया, 2 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही, ठीक है, डिटर्मिनांट के 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो गए तो उसका जो है डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सुना रहा है? और डिटर्मिनांट का कोई एक रो पूरा 0 है तो, कोई एक रो या कॉलम पूरा 0 है तो ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कब 0 होगा ये जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या है कि जब डिटर्मिनांट का 2 रो या जब डिटर्मिनांट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरा 0 हो जाए तो ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है, शुरू में ऑब्जर्व कर सकते थे। दूसरा कि जैसे ही अगर 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बच गया एक प्रॉपर्टीज, टाइम नहीं है ना जी, ठीक है, कल बताते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है।